प्रखर भी बड़े सोबर आदमी है, ये नहीं करते, काम करते हैं और कभी शो करने का जैसे अपने चौहान है मध्य प्रदेश के और रमन साहब हमेशा कभी ज्यादा फ्लैम्बायंट जिनको कहते हैं वैसा नहीं है, काम करने वाले लोग हैं। इस पर भी कांग्रेस को वहां पर अक्सरियत मिल रही है, अक्सरियत मिल रही है तो लाजमी चीज है कि लोग जो है ना ये वायलेंस से तंग आ गए। अच्छा, अब अगर बात करें राजस्थान की तो वहां पे आप किसकी कैंपेन जो है वो काफी मजबूत देखते हैं? देखिए, राजस्थान का पूरा क्रेडिट विजय राजे सिंधिया को जाता है क्योंकि इट वाज वन मैन फाइट। वो जबरदस्त पीछे पड़ी थी, हालांकि उसके पार्टी में उसके खिलाफ काफी लोग थे, यहां तक कि वहां के जो पीसीसी के प्रेसिडेंट है वो भी वसुंधरा राजे के ज्यादा समर्थक नहीं थे। फिर वसुंधरा राजे वन मैन शो करके, इसीलिए लोगों का ये कहना कि मोदी का असर ज्यादा हुआ है, मैं इससे जरा ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मैंने कहा कि राजस्थान में वसुंधरा राजे का काम ज्यादा है और जैसे छत्तीसगढ़ अपने मध्य प्रदेश में चौहान का काम ज्यादा है। बीजेपी वाले भी कांग्रेस के रास्ते पे जा रहे हैं। जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हम दिल्ली का आपको रिजल्ट बता दें कि दिल्ली में 3 सीट पर आप पार्टी ने जीत जो है वो दर्ज कर ली है और आम आदमी पार्टी काफी तेजी से यहां सामने आई है और अभी तक का जो हमारे पास टेली आ रहा है वो ये है कि 3 सीटों पर उसने अपनी जीत जो है वो दर्ज कर ली है। और नाज़रीन, हम आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी 19 सीटों पर आगे चल रही है। नहीं, 19 सीट जीत चुकी है शायद। 19 सीटें जो है वो जीत चुकी है। साथ ही साथ हम आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 13 सीटों पर अपनी जीत जो है वो दर्ज करवा चुकी है। सर, जैसे हम बात कर रहे थे राजस्थान की, तो वहां पे हालांकि गहलोत ने काफी कंस्ट्रक्टिव वर्क भी किया, लेकिन उसके बावजूद क्या ऐसे अवामिल आपकी नजर में रहे? मैंने कहा ना कि इस मरकज के तरफ से काफी मदद आ रही है स्टेटों को, जैसा सोनिया गांधी, राहुल गांधी कहते हैं, मनमोहन सिंह कहते हैं। पर सवाल ये उठता कि ये जो मदद आ रही है, ये मदद आम आदमी तक कितना पहुंच रही है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े लीडर जब कांग्रेस सर, अब हम बात करेंगे अपने दिल्ली में मौजूद नुमाइंदे एहतशामुल हसन से। जी एहतशाम, आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली में इस वक्त क्या माहौल चल रहा है? जी देखिए, माहौल जो है दिल्ली की वो तकरीबन अगर ये देखें हम तो 3 रुखी मुकाबला था, लेकिन बीजेपी की जो अभी तक वोट है वो ज्यादा है, यानी इसके उम्मीदवार हैं वो तकरीबन लगभग 32 सीटों पर से 35 सीटों पर आगे है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो एक बड़ी पार्टी बनकर के दिल्ली में उभरी है, जो कांग्रेस को भी पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है, उसकी 27 ऐसे कैंडिडेट हैं जो वोटों में गिनती में आगे चल रहे हैं। अभी तक जो अंदाजा लगाया जा सकता है, इससे ये लगता है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी कहीं, क्योंकि इससे ये ऐसा महसूस हो रहा है ना, दिल्ली में जो सूरत हाल है अभी की वोटों की गिनती के बाद जो ऐसा रुझान मालूम पड़ रहा है कि बीजेपी जो एकदम से आगे आई है। साफ है कि आम आदमी पार्टी ने अगर किसी को नुकसान पहुंचाया है तो वो कांग्रेस को है, और ये ज्यादातर वोट जो है वो कांग्रेस का हासिल करके खुद तो अपनी जगह बनाई है, वही जहां बीजेपी की जगह। एहतशाम, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत अलग ढंग से सामने आई है, जिसके बारे में इतनी उम्मीद भी नहीं की जा रही थी, तो क्या खास फैक्टर्स आप देख रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि कांग्रेस की महंगाई से लोग बहुत परेशान हो गए थे। दिल्ली तो तरक्की किया है, लेकिन महंगाई जो है ना एक अहम मुद्दा बना था यहाँ, और आम आदमी पार्टी जमीन से जुड़े हुए इश्यूज को लेकर के लोगों के सामने गई थी। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की बात करें तो वो भी जो है ना घरों में जा करके बुनियादी इश्यूज जो हैं उनकी बात की थी, और ये हर तबके
तबके और मकतबे फिक्र और तकरीबन हर बिरादरी में अपनी एक अप्रोच बनाई थी। यही वजह है कि अगर हम आज देखें तो हर वो चाहे दलितों वाला एरिया हो, मुस्लिम अक्सरियती इलाका हो या कोई दूसरी बस्ती हो, आपने मुस्लिम फैक्टर की बात करी, आपसे ये जानना चाहेंगे एहतिशाम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुस्लिम फैक्टर का कितना अहम रोल रहा है इस बार के दिल्ली चुनाव में? मुस्लिम वोटों की अहमियत बहुत ज्यादा रही है। उसका नुकसान कांग्रेस को पहुंचा है अगर सीधे बात करें तो, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस है वहां पर वोट तकसीम हो गया है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी। इससे पहले अगर मुस्लिम वोट ज्यादा से ज्यादा लोग मुस्लिम वोट जो देते थे वो कांग्रेस को जाता था और बहुत कम बीजेपी के पाले में मुस्लिम वोट जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मुस्लिम वोट ज्यादा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को गए, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी वहां पर अपनी एक जगह तो बनाई, साथ में इससे बीजेपी का वोट एक तरफा बीजेपी को पड़ा और वो अभी कई तकरीबन 35 सीटों पर वोटों की गिनती में आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों, जैसे अगर हम बात करें, साफ हो चुकी है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर वहां उभर रही है। अब शीला दीक्षित की तरफ से क्या किसी तरह का कोई बयान सामने आ रहा है? शीला दीक्षित ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज दिया है। तो इससे साफ वाज़े होता है कि कहीं न कहीं शीला दीक्षित अपने को नाकाम समझ रही है, क्योंकि वो खुद अपने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल से बहुत पीछे है, काफी वोटों से पीछे है। तो इससे साफ जाहिर लगता है कि शीला दीक्षित की जो उम्मीदें थी तो वो कहीं न कहीं अपने उम्मीदों पर पूरी नहीं उतर पा रही है, क्योंकि आवाम की जो उम्मीदें उनसे थी वो उस पर वो पूरी नहीं उतर पाई थी। वहीं अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो इसने जो अपना एकदम से ऐसा तारीख में पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी। नाजरीन को ये बताना चाहेंगे कि दिल्ली की मेहरौली सीट से जो स्पीकर थे योगानंद, वो भी हार गए हैं। एक बार फिर हम अपने नाजरीन को बता दें कि कांग्रेस के उम्मीदवार जो कि मेहरौली सीट से थे, दिल्ली के स्पीकर योगानंद, वो भी हार चुके हैं। एक बार फिर एहतिशाम आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से नौजवानों में, जिस तरह से यंगस्टर्स में अपना एक छाप छोड़ी है, तो क्या उसका असर साफ दिखाई दे रहा है इस बार हुकूमत बनाने के लिए? जिस तरह देखिए अन्ना हजारे ने करप्शन बदनवानी के खिलाफ एक अभियान छेड़ा था, एक मुहिम की शुरुआत की थी, एक तहरीक का आगाज किया था। उसके बाद से नौजवानों में एक मोटिवेशन, एक तहरीक पैदा हुई थी। यकीनन वो कहीं ना कहीं अन्ना हजारे की देन है और वही अरविंद केजरीवाल उसी को इशू बना करके अपने इलेक्शन का एजेंडा बनाया। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को उस मुहिम और उस तहरीक से बहुत सपोर्ट मिला है और नौजवान तबका एक मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका था कि वो करप्शन के खिलाफ लड़े, बदनवानी के खिलाफ लड़े, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। वो मुल्क को देख रहा है, देश को देख रहा है और नौजवान तबके में बड़ी बेरोजगारी है, बड़ी तादाद लोगों की बेरोजगारी है और कहीं ना कहीं वो करप्शन की वजह से और वो बदनवानी की वजह से है। तो इसी वजह से नौजवानों में खास तौर पर हमने यहाँ भी हम देख रहे हैं पुलिंग काउंटिंग जहाँ हो रही वहां पर हमने भी देखा कि नौजवानों में जो जज्बा है वो कहीं ना कहीं करप्शन और बदनवानी के खिलाफ है। इसीलिए वो आम आदमी पार्टी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी इस पर पूरा नहीं उतरती है तो यकीनन मैं ये कहने से नहीं पीछे रहूंगा कि फिर ये नौजवान पीछे हट जाएंगे। जी एहतिशाम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यंगस्टर्स की बात हो गई, मुस्लिम्स की बात हो गई, अब जो दूसरे तबके हैं, जैसा कि आम आदमी पार्टी ने अपने इंतखाबी निशान से जाहिर कर दिया था जो कि झाड़ू है, तो क्या कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी रहा है वोटर्स को रागिब करने के लिए? हाँ जी, अगर हम बात करें तो दलित का एक तबका जो है वो मतलब यूं समझिए कि एक तरफा वोट देने को तैयार हो गई, जबकि उसको दिल्ली सरकार ने छुट्टी भी नहीं दी थी। दोपहर के बाद उसकी छुट्टी का अनाउंसमेंट किया था, उसके बावजूद बहुत सारे लोगों ने अपनी छुट्टी कर ली थी या किसी भी तरीके से उसने वोट दिया आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए, खास तौर पे क्योंकि झाड़ू एक ऐसी चीज है ना कि झाड़ू लगाएंगे और सड़कों को साफ करेंगे, इस तरह का इनका नारा भी रहा और वो नारा
आज देखने को कामयाबी की तरफ है। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो वो दिल्ली में यकीनन कहीं दूसरी सेकेंड बड़ी पार्टी बनकर के उभर गई है। विपक्ष की पार्टी होगी, हिज़्ब मुखालिफ की पार्टी दिल्ली में होगी कहीं ना कहीं। और ऐसा भी लगता है कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ दलित और पिछड़ों का वोट हासिल नहीं किया है, मुसलमानों की अक्सरियत ने आम आदमी पार्टी को जी एहतिशाम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोबारा आपसे राब्ता कायम करेंगे। नाज़रीन, हम आपको एक बार फिर बता दें कि इस वक्त जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी 20 सीटों पर आगे दिख रही है। बीजेपी ने 20 सीटें जीत ली हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 4 सीटें जीत ली हैं और दूसरी जो पार्टीज हैं उन्होंने 5 सीटों पर अपनी जीत जो है वो दर्ज करवाई है। और बात करें हम जी, अब हम बात करेंगे अपने पॉलिटिकल एनालिसिस से। सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे राजस्थान की, अभी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने किस तरह से दिल्ली में जो है वो पूरी सियासत की तस्वीर जो है वो बदल के रख दी है। इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, आम आदमी के पार्टी में इससे पहले कह चुका हूं कि लोगों को आम आदमी से उम्मीदें बहुत हैं, काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये पहली बार स्टेज पे आ रही है। इसका किसी प्रकार का पुराना तारीख नहीं है, इतिहास नहीं है। तो ये किस प्रकार की पार्टी है, बाकी लोग जो है ना कांग्रेस और बीजेपी के बारे में तो अपना ओपिनियन बना लिए सो है। ये जो है बिल्कुल नई पार्टी है। नई पार्टी से आदमी को, जो आम आदमी को नई पार्टी से काफी उम्मीदें रहती है। उपेंद्र साहब, हम आपको एक मिनट रोकना चाहेंगे। हम देखते हैं कि तारिक अनवर जो कि एनसीपी के लीडर हैं, उनसे हमारी नुमाइंदा रंजीता ने बातचीत की है। आइए देखते हैं ये बातचीत। जी, ये बताइए जिम्मेदार कौन? देखिए, ऐसा है कि चुनाव का जो परिणाम है उससे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं कमी रही है। खासतौर पर कांग्रेस के जो प्रचार तंत्र था या उसके जो कैंपेन था उसमें कहीं ना कहीं कमी रही, जिसकी वजह से जो कांग्रेस के खिलाफ या यूपीए के खिलाफ जो दुर्प्रचार हुआ भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी का, उसका सही ढंग से काउंटर नहीं हो पाया। चुनाव प्रचार में अगर कमी रही है तो पूरी कमी तो राहुल गांधी की रही, क्योंकि राहुल गांधी टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार से लेकर सभी जिम्मेदारी राहुल गांधी ने संभाली थी। तो क्या माना जाए, राहुल गांधी में कमी रह गई? नहीं, इस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी को पूरी इसका गहन अध्ययन करना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई है, किस लेवल पर कमी रही है, और उसको आगे, चूंकि आगे लोकसभा का चुनाव 4-5 महीने के बाद होगा, तो ये अच्छा है कि एक तरह का ये वार्निंग बेल बज चुका है और इसका फायदा भी उठाया जा सकता है कि उन कमियों को दूर करके लोकसभा के चुनाव में जाया जाए। दिल्ली की मुख्य defeat for you, your party, your constituency, or the... Don't ask me questions which you can ask me later on. We have yet to analyze. All that I can say is that the people of Delhi have taken a decision which we respect, and we also thank all the people of Delhi for having supported the Congress government for the last 15 years. That's all I can say just now. What has to be analyzed will be done later. What went wrong, what didn't go wrong. But all that I can say is thank you very much. And I'd like to thank the media also for all the support. बेवकूफ है ना। नाज़रीन, ये थी दिल्ली की वज़ीर आला शीला दीक्षित, जिन्होंने अपनी शिकस्त कबूल कर ली है। साथ ही साथ इन्होंने सभी का शुक्रिया भी अदा किया है जिन्होंने अब तक उनका साथ दिया था। और नाज़रीन, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम जारी रहेगा और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे सीनियर जर्नलिस्ट हरिशंकर व्यास के साथ। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा।
लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर, दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शेवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अवाम के फैसले में तकरीबन चारों रियासतों की तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। हम आपको बता दें कि राजस्थान, जहां पर वसुंधरा राजे की क़यादत में बीजेपी काफी आगे चल रही है। ताजा अपडेट हम आपको दे दें कि इस वक्त राजस्थान की सूरत हाल क्या है। बात अगर राजस्थान की करें तो वसुंधरा राजे के सरपरस्ती में बीजेपी इस वक्त 116 सीटों पर रुझानात में आगे चल रही है, जबकि हम आपको बता दें कि 33 सीटें बीजेपी राजस्थान में जीत चुकी है। इसके अलावा अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस 26 सीटों पर राजस्थान में लीड लिए हुए है, जबकि 3 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है। पहले जो अनुमान लगाया जा रहा था बिल्कुल उसके उलट हुआ है, यानी कि वसुंधरा राजे की जो मेहनत थी, जो उन्होंने पिछले 10 महीने में अनथक मेहनत की,
वो मेहनत कहीं ना कहीं आज रुझानात की शक्ल में और धीरे धीरे अभी नताए जाएंगे उसकी शक्ल में सामने आ रहे हैं। और अब बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो यहां पर कांटे का मुकाबला कहा जा रहा था, वही यहां पर भी हुआ। 90 सीटों के लिए यहां पर वोट डाले गए थे। हम आपको बता दें कि तमाम सीटों के रुझानात आ गए हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी यहां पर 36 सीटों पर लीड लिए हुए। हम आपको बता दें कि 6 सीटें बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में जीत ली हैं, जबकि अलावा कांग्रेस 41 सीटों पर लीड बनाए हुए और 5 में जीत चुकी है। इन रियासतों में अब आगे की सूरत हाल क्या होगी, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफी हरिशंकर व्यास जी मौजूद हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। सबसे पहले अब तस्वीर साफ हो गई, सबसे पहले जहां से बात खत्म हुई थी वहीं से शुरू करेंगे कि इन चारों रियासतों, चारों राज्यों के जो रुझानात हैं, क्या इसे मोदी फैक्टर कहा जाए? जी बिल्कुल, इसे माना जाना चाहिए। अब ये चारों विधानसभाओं, चारों रियासतों के जो चुनाव थे उसमें ये एक तरह से रिहर्सल थे। रिहर्सल के बाद अब ये इसका फाइनल शो मई 2014 में होगा। और लेकिन क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांटे का मुकाबला है और कल मिजोरम के नतीजे आएंगे, तो हो सकता है कि कांग्रेस ये कहे कि भाई बीजेपी को 2 जगह, अगर बीजेपी अच्छी तरह जीती है तो 2 जगह कांग्रेस जीती है। एक तरह से ये शायद राजनीति या सियासत में ये सिलसिला चले कि नहीं, नरेंद्र मोदी का जादू नहीं है और टक्कर अभी भी है। लेकिन हकीकत में नरेंद्र मोदी की जो हकीकत है उसको अब बाकी पार्टियों को पहचानना चाहिए और खास तौर पर कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि 2014 का लोकसभा चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने जिस अंदाज में चुनाव लड़वाया, जो रणनीति थी, जैसे उम्मीदवार चुने गए, जैसे नेताओं में एकजुटता बनाई गई, उसके बाद भी अगर ये नतीजे आए हैं तो क्या दिल्ली की, उसके लिए भी, जो लोकसभा के लिए भी, क्या इसी तरह की रणनीति होगी और इस तरह चुनाव लड़ा जाएगा? ये कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए। इससे देश की जो तस्वीर है, जो देश की जो राजनीति है, उसको लेकर एक अब रियलिस्टिक, एक हकीकत के साथ में हिसाब बनना चाहिए। जी, बात आपने दिल्ली की, अगर दिल्ली की बात करें तो जो तस्वीर कांग्रेस की अब खुलकर सामने आई है रुझानात में, क्या लग रहा था पहले से कि कांग्रेस की ये हालत होने वाली? नहीं, बिल्कुल मुझे लग रहा था और मैंने अपने सेंट्रल हॉल प्रोग्राम में जो दर्शक है उसमें मैं लगातार इस बात को कहता रहा कि दिल्ली में आप पार्टी, अरविंद केजरीवाल गजब करेंगे। आज सवेरे भी 8 बजे जब राजस्थान ईटीवी के ऊपर मेरा प्रोग्राम था तो मैंने कहा था कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कांग्रेस 10 से नीचे रहे और कांग्रेस नंबर 3 तो तय मानता हूं, और वही हुआ, क्योंकि ये हकीकत थी। जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने सबके ख्यालों में, सारे लोगों के बीच में जो अपनी एक पेठ बनाई है कि नहीं, ये देखिए, दोनों बातें मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल पिछले 3 साल के का मामला, 2 साल का मुश्किल से, 2 साल में ये दोनों अगर राष्ट्रीय राजनीति में बने, फोकस बना है, तो वजह क्या? वजह है मनमोहन सरकार, उनकी लीडरशिप और कांग्रेस। उन्होंने जिस तरह राजनीति की है, मान लीजिए जन लोकपाल आंदोलन पे या भ्रष्टाचार के इश्यू के ऊपर राहुल गांधी इनका एजेंडा अगर चुरा लेते तो आज राहुल गांधी अलग होते। लेकिन राहुल गांधी ने सरकार के ऊपर निर्भर होकर, मनमोहन सरकार के ऊपर पूरी अपनी राजनीति उधर से की। सरकार, परफॉर्मेंस सरकार कर रही है और संगठन के स्तर पर राहुल गांधी चुनाव लड़ने की तैयारी करें तो उससे बात नहीं बनती है। जी, कांग्रेस में क्या लगता है कि बड़ी वजह, दिल्ली में क्या बड़ी वजह लगती है कि 15 साल, एक लंबा अरसा हो गया सियासत में, शीला दीक्षित 3 बार जीती, हैट्रिक बनाई, अब 4थी बार, 15 साल वो इख्तिदार में रही, तो क्या लगता है सत्ता की वो भी एक वजह हो सकती है इतने बुरे नताइज के लिए? नहीं, मेरा कहना है ये जो सत्ता के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है, उससे ज्यादा मोटे तौर पर लोगों में ये विचार है। और देखिए, वहां कोई जात और पात, मतलब माइनॉरिटीज में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बहुत वोट दिया गया। मतलब आप जैसे जामिया मिलिया इलाका ले लीजिए, आप पुरानी दिल्ली इलाका ले लीजिए, वहां की सीटें आप देखेंगे तो वहां भी वोट डाला। तो देखिए, माइनॉरिटी, ये माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के चलते माइनॉरिटी किसी तरह कांग्रेस को देगी, ये एक बात सही साबित नहीं हुई है। उन्होंने अपने की
ईमानदारी के ऊपर और जो सचमुच में जो एक वायदा कर रहा, जो ये कह रहा है कि दोनों पार्टियां चोर है, दोनों पार्टी बेकार है, वो अगर वो तीसरा विकल्प मिल रहा है तो हर व्यक्ति ने मतलब जितनी जात पात उससे अलग हटके उसको वोट डाला है। ये अपने आप में एक नई बात है। अरविंद केजरीवाल ने ये उम्मीद पैदा की कि नहीं, हमारा जो झाड़ू है वो गंदगी की सफाई के लिए बिल्कुल कारगर है और उसमें वो लोगों ने उसे पसंद किया और लोगों ने वोट डाला। मतलब पहली बार एक पार्टी जिसका साल भर पहले बना उसने इतने प्रतिशत वोट ले लिए, इतनी सीटें ले ली और वो भी राष्ट्रीय राजधानी मतलब के दिल्ली के अंदर। ये अपने आप में बहुत बड़ी अनहोनी है। जी, ऐसा नहीं लगता है कि दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित थी, 15 साल उन्होंने हुकूमत की, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सेंटर में भी कांग्रेस थी, दोहरी मार बिल्कुल 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 केंद्र के खिलाफ की एंटी इनकम्बेंसी और शीला दीक्षित के खिलाफ की एंटी इनकम्बेंसी, जी दोनों ये बिल्कुल निश्चित है कि इसीलिए वहां 10 से नीचे बीजेपी कांग्रेस गई है। सबसे खराब हार दिल्ली के इतिहास में या शायद किसी भी बाकी ऐसे तमाम प्रदेशों में पहली बार कांग्रेस इतनी बुरी तरह हार रही है कि मुख्यमंत्री भी हार रहा है और 10 से नीचे सीटें जा रही है। मतलब वो अन्य दलों वाली हैसियत में एकदम आ गई है पार्टी। जी, तो ये निश्चित ही दोहरी जो मार पड़ी है उसको। जी क्या, लेकिन उसके साथ भी मेरा मानना है कि एक जो नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, लोगों के विचार भले कैसे भी हो, पर वो एक जिस तरह लोगों के दिलो दिमाग में बैठे हैं वो अपने आप में एक बड़ी बात है। जी जी जी, तो उस नाते मेरा ये कहना है कि दोहरी मार के अलावा, एंटी इनकम्बेंसी के अलावा एक तरह से पूरे देश की हवा या राष्ट्रीय मुद्दे जो है, इश्यू है नेशनल, उसका भी एक असर माना जाना चाहिए। जी जी, अगर सर अब देखा जाए तो चारों रियासतों की तकरीबन रुझानात के जरिए तस्वीर साफ हो गई है। अब यहां पर लोकसभा इंतखाबात जो आने ही वाले हैं, आम चुनाव, इन चारों रियासतों में 72 सीटें हैं लोकसभा की। बीजेपी यहां पर अच्छा करती है, अगर चारों रियासतों में अच्छा कर रही है, तो उस आने वाली लोकसभा 2014 में क्या इसका फायदा बीजेपी भुना पाएगी? नहीं, बिल्कुल इस बारे में दो तरह की तर्क कांग्रेस में की तरफ से ये तर्क आ चुका है वैसे ही कि नहीं, 2008 में भी या 2003 में भी विधानसभा जीतने के बाद कांग्रेस को केंद्र के अंदर लोकसभा में कांग्रेस को इन्हीं राज्यों में से कांग्रेस को ज्यादा वोट मिली। ये 2003 की बात है। 2003 के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी जीती थी, लेकिन 6 महीने बाद जब चुनाव हुए तो कांग्रेस को जीत मिली। ये तो इसलिए ये कि विधानसभा चुनाव से आप लोकसभा चुनाव के नतीजों का अर्थ न निकाले, ये कांग्रेस की तरफ से तर्क आ गया। लेकिन मेरा ये कहना है कि दिल्ली के अंदर, और इसकी बानगी जो है सिर्फ दिल्ली को करें, कि दिल्ली में लोगों के रुझान में जी जो एक सरकार को लेकर, और दूसरा ये भी कि एग्जिट पोल हो या जन सर्वेक्षण, जो चुनाव से पहले के जितने पोल आए, उसमें लोगों ने जो इश्यू बताया है कि किस कारण आप लोगों ने ये वोट डाला, तो उसमें 2 ही मुद्दे निकल के आए तमाम सर्वे में। एक है महंगाई और दूसरा है करप्शन। जी, ये 2 बड़े मुद्दे हैं और इस 2 मुद्दे के ऊपर ही अगर लोकसभा चुनाव तक चलेगा, और ये मनमोहन सरकार या यूपीए सरकार को लेकर ये दोनों इश्यू जो है, उन्हीं की जो बदनामी हुई इन दोनों इश्यू पे, उसी के चलते हैं। इसलिए इन चुनावों का सिलसिला आगे तक न चले या फिर 4 महीने में हवा बदले, इसकी गुंजाइश कम लगती है। जी जी, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि ये असेंबली के जो चुनाव होते हैं और उसके बाद एमपी के लोकसभा जो चुनाव होते हैं, दोनों का पैमाना अलग अलग होता है। जी जी जी, नहीं वही पैमाना, लेकिन मैंने कहा कि उस पैमाने में पहली बार ये हो रहा है, और ये सर्वेक्षण के आधार पर, या जो कि इश्यू लोगों के दिमाग में क्या, तो चारों राज्यों में, दिल्ली से लेकर अगर छत्तीसगढ़ तक अपन देखें या मध्य प्रदेश देखें और शायद मिजोरम तक भी देखें, तो इश्यू यही है कि राष्ट्रीय सरकार, महंगाई, लोगों को महंगाई ने सचमुच में परेशान किया हुआ, और उसमें महिलाएं जिस तरह उत्साह से महिलाओं ने जो वोट डाला। और देखिए दूसरा एक बहुत गौरतलब मुद्दा है कि 75% या 80% तक मतदान होने लगा है। ये अपने आप में बहुत पहली बार हुआ है चारों राज्यों में, सभी जगह, मिजोरम से लेकर सब जगह अगर 2/3 अगर वोट पड़ने लगे हैं, तो इसका मतलब है कि लोग किसी मुद्दों के ऊपर, इश्यूज के ऊपर लोग बहुत नाराज है, या लोगों के एक दिलो दिमाग में एक बात बैठ गई है जी कि वो अल्टरनेटिव की तलाश रहे हैं, भले वो अरविंद केजरीवाल हो या भले कोई थर्ड फोर्स वाला हो या कोई रीजनल पार्टी का हो, कोई भी हो, वो लोकसभा चुनाव में भी वो नजर आएगा। जी, क्या लगता है अब इन चारों राज्यों के नतायज आने के बाद कहीं ना कहीं मोदी राहुल से आगे निकलते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये तो अब हर कोई यही कयास लगाएगा, क्योंकि
न चाहते हुए भी अंततः मीडिया ने या टीवी चैनल की बहस में मुकाबला नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी हुआ। हालांकि कांग्रेस ये मुकाबला नहीं होने देना चाहती थी। कांग्रेस हमेशा ये कहती रही कि राहुल गांधी, और इसी कारण राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस की तरफ से घोषित नहीं है। कांग्रेस नहीं चाहती है, लेकिन मुकाबला तो हो गया है। तो ये तो अब नतीजों के आधार पर जो जीता वो सिकंदर है, तो नरेंद्र मोदी के को ही अभी कहा जाएगा कि वो आगे बढ़ गए। जी तो क्या लगता है कि अब जो कांग्रेस की लीडरशिप थी वो कहीं कमजोर पड़ती नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस की लीडरशिप और कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा अब सियासी तौर पर